हेलो फ्रेंड्स। आज आपसे एक हिंदी भाषा के विकास के संबंध में जो बातचीत करनी है। ये चैप्टर जो है आप देखिएगा अपने सिलेबस में, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में बिल्कुल शुरुआत में पहले या दूसरे नंबर पर इस चैप्टर का वर्णन रहता है। और किसी भी तरह का हिंदी का कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हो तो उसमें इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को निश्चित तौर पर मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड है, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातचीत है इसमें, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर जो आप किसी बुक्स में इसके नोट्स देखेंगे तो हर बुक्स में अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो कभी कभी पढ़ने में कठिन लगता है कि किस तरह से इसको समझा जाए, किस तरह से कभी बोलियां आ जाती हैं, कभी उपभाषाएं आ जाती हैं, कभी अपभ्रंश आ जाते हैं। तो ये सारा डाटा आपको इसके अंतर्गत समझना है। तो इसको हम बेहद आसान तरीके से आपको समझा करके इस चैप्टर को हम समझाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ है ये, और बहुत आसानी से हम आपको बिल्कुल ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे एक ट्रिक से आप इसको पूरा बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बताने के लिए थोड़ा सा हिंदी भाषा का हमको इतिहास समझना है कि ये जो हिंदी भाषा और इसकी बोलियाँ जो आप अलग अलग क्षेत्रों में सुनते हो, कि अगर जो आप कन्नौज के क्षेत्र में हो तो कन्नौजी सुनना है, हो अवध के क्षेत्र में हो तो अवधी सुनना है, हो और अगर जो दिल्ली एनसीआर या हरियाणा के क्षेत्र में हो तो खड़ी बोली सुनना हो। तो ये जो हिंदी की तमाम तरह की अलग अलग सी बोलियाँ हैं, इनके विषय में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये बोलियाँ किस तरह से आई हैं, क्या इनके विकास का क्रम है, किस तरह से इनका जन्म हुआ। तो इस बात को हम लोग समझेंगे आज इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है तो वो किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। हम लोगों को क्या समझना है कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत से। तत्सम तद्भव में हम लोगों को यही बताया जाता है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो तत्सम भाषा के शब्द जिनका बिगड़ा हुआ स्वरूप हम नए स्वरूप में प्रयोग करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी भाषा की आदि जननी, ही प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को माना गया है, किस भाषा को कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए किस भाषा को कहा गया है, संस्कृत भाषा को कहा गया है। ठीक। तो अगर जो हम संस्कृत भाषा की बात करें तो इसके लिए जो समय काल कहा जाता है वो कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर ये समझ लेना कि जो ईसा पूर्व वाली बात है और ईस्वी वाली बात है, इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो और ज़्यादातर को पता होगा कि जो ईसा मसीह का जन्म है उसको मान लिया गया है 0। अब उस 0 से जो डाटा पहले का है उसको बोल दिया जाता है क्या? ईसा पूर्व। ठीक है। इसीलिए ईसा पूर्व घटता हुआ आता है, 1500 से आप देखिए 500 की तरफ आया है, तो इसका मतलब क्या है? 0 की तरफ बढ़ रहा है। और ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया है क्या? 0। अब 0 के बाद जो होगा, इस जो नीचे वाला डाटा होगा उसको क्या बोला जाएगा? हमेशा ईस्वी। तो इसलिए इसमें जो ईयर लिखे हैं उनको लेकर के ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि किस तरह से लिखे हैं। कि देखिए, संस्कृत का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसके बाद में संस्कृत के बाद में जो अगली भाषा आई वो कौन सी भाषा आई है? पाली भाषा आई है। तो पाली भाषा का जो समय है वो देखिए 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आ गया, यानी 0 वाले समय तक, ईसा मसीह के जन्म तक हम लोग आ गए हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो प्राकृत है, संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई। तो ये प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली है। तो इसका समय हो गया 500 ईस्वी की तरफ आ गए। इसके बाद में जो अगली भाषा आई है वो कौन सी? अपभ्रंश है। अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इस तरह से इसका ये क्रम जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये समझ लेनी है कि ये जो पाली भाषा है, ये पाली भाषा, इस पाली भाषा के लिए थोड़ा सा डाटा इतिहास में आप लोगों को ये बताया जाता होगा कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। इसमें बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, ये जो प्राकृत भाषा है इसके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैन साहित्य की भाषा कौन सी है? जैन साहित्य की वो कौन सी है? पाली भाषा है। इसके लिए भी ये बात आपको याद रखनी है कि जैन साहित्य की भी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। तो यहाँ पर ये 2-3 फैक्ट जो एक्स्ट्रा से बता रहे हैं इसको आपको दिमाग में रखना है। तो इसके बाद में अब अगली बात करेंगे। अब ये बात करेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है, ये तो 4 हमने आपको बता दिए। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आया। अपभ्रंश कहाँ से गया है? 500 से 1000 ईस्वी तक। वास्तव में माना ये जाता है कि 1000 ईस्वी में ही हिंदी का जन्म हो चुका था। इसीलिए पूछते हैं कि हिंदी का जन्म
कि का जन्म काल क्या है, जन्म समय क्या है, तो आपको 1000 ईस्वी उसकी जगह जवाब देना है। ये प्रश्न बहुत रेयरली आया है, लेकिन समझना है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि जो हिंदी के विकास का क्रम है वो किस भाषा के रूप में हुआ। सबसे पहले हमारे पास में कौन सी भाषा आई? संस्कृत भाषा। इस संस्कृत से क्या आई? पाली भाषा। और इस पाली से क्या आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत से क्या आया? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में कुछ समय का काल जो कहा गया, भाषा को जो नाम दिया गया, वो क्या कहा गया? अवहट। और अवहट के बाद में ही जन्म किसका हुआ? हिंदी का। तो इस तरह से हमारे हिंदी के विकास का क्रम है। ये जो क्रम है ये कई वर्ष तक लगातार हर वर्ष परीक्षाओं में देखने को मिलता है। कभी कभी होता क्या है कि संस्कृत को स्किप कर दिया जाएगा या कभी पाली को स्किप कर दिया जाएगा, लेकिन आपको लगातार क्रम याद रखना। मान लीजिए उन्होंने ऑप्शन में संस्कृत से नहीं दिया, पाली से दिया, तो आपको याद रखना है कि पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट, अवहट के बाद में हिंदी। अब यहाँ पर आकर के हमको बात ये समझनी है कि जो अपभ्रंश बन गया, अपभ्रंश बोले गए, इस अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो ये अपभ्रंश से जब हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो हिंदी के बहुत सारे स्वरूप आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपभ्रंश के भी बहुत सारे स्वरूप रहे होंगे। तो जो अपभ्रंश के स्वरूप रहे उनको ही हम किस नाम से जानना है? अपभ्रंशों के प्रकार के नाम से। अब देखिए अपभ्रंश के प्रकार जो हैं ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा कि कई सारे अपभ्रंश बताए गए हैं, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसके अंतर्गत आपको कुल मिला करके इस तरह से नहीं पढ़ना है कि हमको सारे के सारे अपभ्रंश पढ़ने हो। आपको कुल मिलाकर के 6 अपभ्रंश के विषय में पढ़ना है। उन 6 अपभ्रंश से ही आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। इस टॉपिक के बाद में MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे, 60 क्वेश्चन से ज़्यादा कराएंगे। तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर जो आप पूरा इसका बेस थ्योरी का समझोगे तो निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। तो ये जो अब हिंदी का जो हमारा विकास हुआ, इसमें जो अपभ्रंश आए, इस अपभ्रंश के ही प्रकार हमको यहाँ पर समझने हैं। तो उसमें से सरल से कठिन की ओर कह लीजिए या ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपभ्रंश कौन सा है? सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना कि होगा क्या कि आपके सामने सबसे पहले डाटा किसका आएगा? अपभ्रंश का। किसका डाटा आएगा? अपभ्रंश का। ठीक है। एक इसके बाद में अपभ्रंश से नीचे की जब हम बात करेंगे कि हम कहेंगे कि अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है सबसे पहले, तो अपभ्रंश के अंतर्गत सबसे पहले आती है क्या? उपभाषा। क्या आती है? उपभाषा। ठीक है। और इस उपभाषा के ही अंतर्गत क्या आती हैं? बोलियां आती हैं। क्या आती हैं? बोलियां। अब ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेना कि सबसे ऊपर पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंतर्गत आ रहा है क्या? उपभाषा। और उस उपभाषा के अंतर्गत क्या आ रहा है? बोलियां। डाउट यहीं पर स्टूडेंट को होता है कि हम कहाँ पर क्या जवाब दें। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि सबसे ऊपर कौन है? अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आ रहा है? उपभाषा। और उपभाषा के अंतर्गत क्या आ रही हैं? बोलियां। बस अगर जो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बाकी सारे आंसर आपके बहुत ईजिली हो जाने हैं। ठीक। तो इसीलिए हम सबसे पहला अपभ्रंश बोलने जा रहे हैं, कौन सा? सौर सेनी अपभ्रंश। तो यानी जब ये हमने सौर सेनी अपभ्रंश बोला तो निश्चित है कि इस अपभ्रंश के अंतर्गत कुछ ना कुछ उपभाषाएं होंगी और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ ना कुछ बोलियां होंगी। तो जो सौर सेनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आपको जो कुल उपभाषाएं समझनी है, पढ़नी है, या हम लोगों को जो बताई गई हैं वो कुल मिलाकर के कितनी बताई गई हैं? 4 उपभाषाएँ बताई गई हैं। पहली उपभाषा का नाम है पश्चिमी हिंदी, दूसरी उपभाषा का नाम है पहाड़ी हिंदी, तीसरी उपभाषा का नाम है राजस्थानी, और चौथी उपभाषा का नाम है क्या? गुजराती। बस सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बताई गई हैं? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इन चारों को याद करने के लिए हम आपको एक वर्ड बोल रहे हैं, इस वर्ड को याद रखना। देखिए अभी लगेगा कि ये ट्रिक है, थोड़ी कठिन हो सकती है, हम एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, लेकिन जब तक आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो देखना आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक वर्ड याद रखना, पराग। इस पराग में पा से 2 याद कर लेना, एक पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, रा से याद कर लेना राजस्थानी, और गा से याद कर लेना गुजराती। तो क्या हो गया? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और क्या? गुजराती। इस सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी कितनी उपभाषाएं? आप कहोगे पराग। ठीक है, कितनी है? पराग। ठीक है। इस पराग में देखिए पा जो बना वो 4 के जैसा बना हुआ है, इसी से इसको याद रखिएगा कि इसमें हमको कितने आंसर निकालने हैं? 4। रा से आपको समझ में आ जाएगा राजस्थानी, गा से समझ में आ जाएगा गुजराती, इस पा से 2 बना लेना, एक पश्चिमी हिंदी, एक पहाड़ी हिंदी। सरल से नाम है, ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं पढ़ी? कुल मिलाकर के 4। उसके अंतर्गत पहली हमने देखा, अब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना ऊपर यहाँ पर क्या, कि सबसे पहले अपभ्रंश आएंगे, इस अपभ्रंश के में क्या मिलेंगी? उपभाषाएं मिलेंगी, उपभाषाओं में क्या मिलेंगी? बोलियां मिलेंगी। तो हमको सौर सेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं मिल गई हैं कितनी? 4। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इनके लिए अब इसकी हमको बोलियाँ समझनी होंगी।
ठीक है, कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है, पहाड़ी की कौन सी, राजस्थानी की कौन सी है। ठीक, अब पश्चिमी हिंदी की जब कभी बोलियां पूछी जाएं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, सौर सैनी अपभ्रंश से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो जब कभी पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो आप कहोगे संख्या में कुल मिलाकर के कितनी है, 5। ठीक है, कितनी है संख्या में, 5 है। अब ये जो 5 बोलियां हैं, इन पाँचों को आपको हम अलग अलग बता दे रहे हैं। पहली बोली का नाम है क्या, कन्नौजी। क्या नाम है, कन्नौजी। दूसरी जो इसकी बोली है, उस बोली का नाम है क्या, बुंदेली। क्या नाम है, बुंदेली। और जो तीसरी बोली है उसका नाम है खड़ी बोली। क्या नाम है, खड़ी बोली। इसके बाद में जो अगली बोली का नाम है वो क्या है, ब्रजभाषा। क्या नाम है, ब्रजभाषा। और जो इसके बाद में लास्ट वाली बोली हमारी है उसका नाम है क्या, हरियाणवी। क्या नाम है, हरियाणवी। ठीक, इसके लिए देखो हमने आपको एक लाइन भी यहाँ पर हमने लिख करके रखी हुई है, क्या, कि कानों में बूंदे पहनकर खड़ी थी ब्रज में हरियाली। यहाँ पर कानों से आ जाएगा कन्नौजी, बूंदे से आ जाएगा बुंदेली। ठीक है, पहनकर स्किप कर दीजिएगा, खड़ी से आ जाएगा खड़ी बोली, ब्रज से आ जाएगा ब्रजभाषा, और हरियाली से आ जाएगा हरियाणवी। देखिए ये हो सकता है कि लाइन आपको पढ़ने में कठिन लगे कि कानों में बूंदे पहनकर खड़ी थी ब्रज में हरियाली, लेकिन यकीन मानिए 4 से 5 बार लगातार आप इसको बोलेंगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। दोबारा फिर से रिवीजन करेंगे, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। और हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरी ट्रिक को आप लगातार याद रखो। आप इस ट्रिक को तब तक याद रखो जब तक आपको मुँह ज़बानी ये चैप्टर याद नहीं हो रहा है। एक समय आएगा जब आप 2-4-10 बार इसको पढ़ लेंगे, आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मुँह पे याद होगा कि सौर सैनी अपभ्रंश की कितनी उपभाषाएँ हैं, कितनी उनकी बोलियाँ हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं याद हो रहा तब तक इस तरह की ट्रिकें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी याद करने के लिए, क्योंकि देखिए सारी बोलियों के नाम सब एक जैसे हैं। तो अगर जो हमको वो चीज़ समझनी है तो थोड़ा बहुत डाटा हमको इसका समझना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में अगली उपभाषा का नाम क्या है हमारा, पहाड़ी हिंदी। इस पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल मिलाकर के केवल 2 बोलियाँ आएंगी। कौन सी 2 बोलियाँ, जी के हमने उसका नाम रख दिया है, जी से है गढ़वाली। क्या नाम है, गढ़वाली। ठीक, गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, यूके के, उत्तराखंड के। ठीक है, और के से हमारी क्या है, कुमाऊनी। क्या नाम है, कुमाऊनी। ठीक, इस तरह से इसको याद रखना क्या, कि पहाड़ी हिंदी में हमारी 2 बोलियां हैं, जी के कौन कौन सी, एक हो गई गढ़वाली और दूसरी क्या हो गई, कुमाऊनी। ठीक है, इसके बाद में राजस्थानी जो बोली हैं, राजस्थानी बोलियों के लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना। वो फैक्ट ये है कि राजस्थानी बोलियों से ना केवल ये प्रश्न आया कि राजस्थानी की बोली कौन सी है, बल्कि ये भी आया किसी एक बोली का नाम दे करके कि ये राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अभी देखो आपने रीजनिंग में बहुत सारे मैप्स देखे होंगे इस तरह के, तो आपको पता होगा ऊपर हमारी डायरेक्शन उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, इस साइड में पश्चिम और इस साइड में क्या होती है, पूरब। ठीक है, तो राजस्थानी बोली की 4 उपभाषाएं हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल इसी तरह से याद रखना जैसे हम लिख रहे हैं। देखिए ये आपका अपना तरीका होगा कि आप हमेशा उत्तर से दक्षिण लिखते हैं कि दक्षिण से पश्चिम से पूरब लिखते हैं। मेरी आदत है उत्तर से दक्षिण लिखने की, तो हम उसी तरह से लिखे दे रहे हैं। हमने क्रम भी वही याद कर लिया, क्या, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। इसके बाद में मारवाड़ी आपकी यहाँ पर आ जाएगी और जयपुरी आपकी पूर्वी क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, जयपुरी। इस जयपुरी के लिए याद रखना कि इसका एक अन्य नाम भी देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, नुडाढ़ी भाषा। क्या बोलते हैं इसको, नुडाढ़ी भाषा। ठीक है, तो राजस्थानी की कुल मिलाकर के 4 बोलियां हैं। पहली बोली का नाम क्या है, मेवाती। दूसरी का नाम क्या है, मालवी। तीसरी का नाम क्या है, मारवाड़ी। और चौथी का नाम क्या है, जयपुरी। तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। प्रश्न ये आता है कि जैसे उसने प्रश्न आपको दे दिया कि जयपुरी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अगर जो आपको मैप से इंडिकेशन याद होगा ना कि ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, मतलब पूरब में लिखी है, तो जयपुरी कहाँ बोली जाएगी, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में। मेवाती कहाँ बोली जाएगी, उत्तरी राजस्थान में। मालवी कहाँ बोली जाएगी, दक्षिणी राजस्थान में। मारवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में सौर सैनी अपभ्रंश की चौथी और अंतिम उपभाषा का नाम है गुजराती। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि गुजराती की बोली का नाम भी क्या है, गुजराती उपभाषा की बोली का नाम भी क्या है, गुजराती है। तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए सबसे बड़ा अपभ्रंश सौर सैनी है, इसके अलावा बाकियों में इतना ज़्यादा डाटा नहीं पढ़ने को मिलेगा। जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो इसी में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो इस तरह से हमने सौर सैनी अपभ्रंश को कर लिया है पूरा। इसके बाद में अगले हमको 6 अपभ्रंश टोटल पढ़ने हैं। उन 6 में से दूसरा अपभ्रंश है हमारा क्या, मागधी अपभ्रंश।
तो देखिए जो मागधी अपभ्रंश है इसकी अब बात वही है कि सबसे पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत हमको क्या पढ़नी, उपभाषा, और उपभाषाओं में क्या देखनी, बोलियों को। ये एक अलग विषय है कि कई जगहों पर उपभाषा का जो नाम है वही उसकी बोली का नाम है, तो ये तो हमारे लिए ईजी हो गया। लेकिन जहाँ पर उपभाषा के अंतर्गत बोलियाँ हैं वहाँ पर हमको समझना है। दूसरे नंबर के अपभ्रंश का नाम क्या है, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, इस मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो कुल मिलाकर के उपभाषाओं की संख्या है वो कितनी है, 4। बिहारी, असमिया, बंगला और कौन सी, उड़िया। इसके लिए आपको बेहद हम एक आसान ट्रिक बताते हैं। इसके लिए एक वर्ड आप याद रखना, वर्ड है आपका बाबू। ठीक है, ये वर्ड जो है बहुत सारे लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, आप जिस सेंस में भी ले लें उसको, लेकिन ये वर्ड जो है डेली लाइफ में निश्चित तौर पर आपने ये वर्ड सुना होगा। तो वर्ड क्या है, बाबू। तो बी से क्या हो गया, बिहारी, ए से क्या हो गया, असमिया, और फिर बी से क्या होगा, बंगला, और यू से क्या हो गया, उड़िया। देखिए उसी क्रम में हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया। आपको बस ये याद रखना है कि जो बाबू है आ कहाँ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, मागधी अपभ्रंश में। तो जो ही आपके सामने मागधी अपभ्रंश आएगा तुरंत ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मागधी अपभ्रंश में हमारी उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। अब हम बात करेंगे इसकी बोलियों की। तो बोलियां जो बिहारी की है ना, बिहारी की कुल मिलाकर के 3 बोलियां बताई गई हैं। एक बोली विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी उससे बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ होंगे, कौन सी, भोजपुरी। न केवल भारत में बोली जाती है बल्कि भारत के बाहर भी बोली जाती है। दूसरी बोली का नाम क्या है, मगही। दूसरी बोली का नाम क्या है, मगही। और तीसरी बोली का नाम क्या है, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक, भोजपुरी, मगही और कौन सी, मैथिली। ये बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं। बस ये 3 बोलियां आप इसमें याद रखना, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं याद रखना। तो मागधी अपभ्रंश में जो अगली उपभाषा उसका नाम असमिया, असमिया की बोली का नाम भी असमिया है। ठीक है, और अगली बोली का नाम है बंगला, उपभाषा का नाम है बंगला, उसकी बोली का नाम भी बंगला है। और अगली उपभाषा का नाम है उड़िया, उसकी बोली का भी नाम क्या है, उड़िया ही है। इसलिए इस अपभ्रंश में और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। केवल मागधी अपभ्रंश में आपको उपभाषाएं याद रखनी कितनी है, 4। बाबू, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। ठीक, इसके बाद में अगला जो हमारा अपभ्रंश है, देखिए 6 अपभ्रंश पढ़ने, उसमें से 30 नंबर आधे पे हम आ गए हैं। अगला अपभ्रंश है उसका नाम क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश। इस अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपको केवल एक उपभाषा मिलती है। कितनी मिलती हैं, केवल एक उपभाषा मिलती है। उसका नाम क्या है, पूर्वी हिंदी। क्या नाम है, पूर्वी हिंदी। बात समझ में आ गई। कितनी उपभाषाएं मिलती हैं, एक उपभाषा मिलती है, उसका भी नाम क्या है, पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी में जब बोलियों की बात करेंगे तो वो उनकी संख्या कितनी है, 3 है। कितनी संख्या है उनकी, 3। ए बी सी, उसके लिए याद रखना क्या, ए बी और क्या, सी। ए फॉर है यहाँ पर अवधि, क्या है, अवधि। ठीक, बी फॉर है यहाँ पर बघेली, क्या नाम है, बघेली। और सी फॉर है यहाँ पर क्या, छत्तीसगढ़ी, क्या है, छत्तीसगढ़ी। देखिएगा ये चैप्टर आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको इतना सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। आपको किसी बुक्स में देखेंगे ना तो आपको कहीं बोलियां दे देगा, कहीं उपभाषाएं दे देगा, कहाँ ब्रंश दे देगा, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा हुआ है। ये इसको आप बहुत काट छाँट करेंगे तब आपको इस तरह से सिस्टमेटिक मिलेगा। तो पूर्वी हिंदी के लिए हमने ट्रिक क्या बना ली है, इसकी बोलियाँ क्या हैं, ABC, अवधी, बघेली और क्या, छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश भी समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस अपभ्रंश में कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके बाद में अगला अपभ्रंश है हमारा क्या, ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, इस ब्राह्मण अपभ्रंश के लिए भी आपको हम बेहद इंटरेस्टिंग एक ट्रिक बताएंगे। एक वर्ड याद रखना आप, SBI। क्या है, SBI। अब आपको याद क्या रखना है कि S फॉर यहाँ पर क्या है, सिंधी, और B फॉर क्या है, ब्राह्मण, और I से आई है बस। सिंधी कहाँ से आई, ब्राह्मण से आई। सिंधी कहाँ से आई, S कहाँ से आई, सिंधी कहाँ से आई, ब्राह्मण से आई। तो इसीलिए ब्राह्मण अपभ्रंश की केवल एक उपभाषा है, उसका नाम क्या है, सिंधी। ठीक है, ब्राह्मण अपभ्रंश की केवल एक उपभाषा है, उसका नाम क्या है, सिंधी। ठीक, इतनी बात याद रहेगी। ब्राह्मण अपभ्रंश के लिए ट्रिक क्या है, SBI, सिंधी, ब्राह्मण से आई। ठीक, इसके बाद में 5वां अपभ्रंश है, उस अपभ्रंश का नाम क्या है, पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में केवल आपको 2 उपभाषाएं याद रखनी है। इन्हीं 2 उपभाषाओं का ही नाम इनकी बोलियां भी है। उनमें से पहली का नाम है क्या, लहंदा। याद रखना, लहंगा नहीं लिखा है, लहंदा लिखा है। लहंदा और क्या, पंजाबी। पैशाची अपभ्रंश की 2 उपभाषाएं हैं, क्या नाम है, लहंदा और पंजाबी। सेम यही इनकी बोलियों का नाम है, इसीलिए यहाँ पर कोई बोली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में लास्ट और अंतिम अपभ्रंश हमारा कौन सा है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को मराठा अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं, और इसकी भी केवल एक उपभाषा है, क्या, मराठी, और यही क्या है, इसकी बोली। ठीक, इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत। ठीक, अब यहीं पर आपको एक चीज़ ये समझनी है
देखो आपने देखा हर अपभ्रंश में कई सारी उपभाषाएं मिल रही थी, कई सारी बोलियां मिल रही थी। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इन सारे अपभ्रंशों में आप देख रहे हो, जैसे मान लो असमिया मिला, बंगला मिला, उड़िया मिला, क्या इसका हिंदी से कोई मेल है? ये बोलियाँ आपको हिंदी में कुछ भी समझ में आती हैं क्या? बिल्कुल नहीं आइडिया लगता है। लेकिन जिस भी बोली का हिंदी से थोड़ा सा भी संपर्क होगा, जैसे हम बिहारी कहें तो आपको भले टूटी फूटी हिंदी समझ में आए, लेकिन बिहारी हिंदी भी आपको समझ में आएगी। अगर जो आप खड़ी बोली बोलने वाले भी हैं, आप कन्नौजी बोलने वाले भी हैं, तो भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी बिहारी समझ लेंगे। आप अगर जो खड़ी बोली बोल रहे हैं और आपके सामने कन्नौजी बोली आएगी तो थोड़ी बहुत समझ लेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा यही है कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। अगर जो कभी आपसे प्रश्न आए कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, देखो अभी आपने कई सारी उपभाषाएं देखी, उन उपभाषाओं में से आपको निकालनी कौन सी हैं? हिंदी की उपभाषाएं। तो आप हमेशा जवाब देना क्या, कितनी उपभाषाएं? 5। कितनी उपभाषाएं हिंदी की? 5 हैं। कौन सी? हम खुद आपको बताएंगे, एक एक करके आप खुद ही बताना। देखना ऊपर वाले में सबसे पहले हमने सौर सेनी अपभ्रंश पढ़ा था, तो इस सौर सेनी अपभ्रंश की जो हमने उपभाषाएं बताई वो आपको पहली बताई पश्चिमी हिंदी, दूसरी बताई पहाड़ी हिंदी, तीसरी बताई राजस्थानी और गुजराती। इन 4 में से आपको कौन सी ऐसी उपभाषाएं हैं जो हिंदी में थोड़ी बहुत टूटी फूटी समझ में आएंगी? देखो पश्चिमी हिंदी भी आप थोड़ी बहुत समझ लोगे, कन्नौजी उसमें शामिल है, खड़ी बोली शामिल है। पहाड़ी हिंदी भी आप समझ लोगे, अगर जो आप उत्तराखंड जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपको भाषा में समस्या है। इसके बाद राजस्थानी भी, आप राजस्थानी सॉन्ग्स बहुत सारे सुने होंगे, टूटी फूटी समझते हो लेकिन समझ लेते हो। गुजराती में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगता होगा कि उसका हिंदी से संपर्क नहीं है। तो 3 देखो उपभाषाएं यहाँ से मिल गई, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी। ठीक, इसके बाद में अगला अपभ्रंश हमने पढ़ा था मागधी अपभ्रंश। इस मागधी अपभ्रंश में आपने देखा था 4 उपभाषाएं बताई गई, तो असमिया, बंगला और उड़िया, इन 3 के विषय में देख के देखना, हिंदी से संपर्क नहीं, आपको नहीं समझ में आएंगी, बिहारी आ जाएगी। तो चौथी उपभाषा हमारे पास कौन सी हो गई? बिहारी उपभाषा। ठीक है, कौन सी हो गई? बिहारी उपभाषा। और 5वीं कौन सी होगी? अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी आई? पूर्वी हिंदी। इसी में देखो अवधी आती, बघेली आती, छत्तीसगढ़ी आती, इसकी भी हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए ये बात हम बोल रहे थे कि हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है? 5 है। इस 5 में कौन कौन सी शामिल होंगी? नंबर 1 पे पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पे पहाड़ी हिंदी, नंबर 3 पे राजस्थानी। ये तीनों हमने सौर सेनी से उठाई हैं। इसके अलावा हमने आपको दूसरा नाम बताया था, चौथा नंबर पे नाम बताया था बिहारी हिंदी का। बिहारी आपको समझ में आ रही थी इसलिए। और 5वां नाम जो हमने लास्ट बताया था वो किसका बोला? पूर्वी हिंदी का। इस प्रकार से हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी हुई? 5। इसी तरह से एक प्रश्न आता है, हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो देखिए ये जो हिंदी की बोलियों की संख्या है, इसको निकालने का भी यही तरीका है। ये जो 5 उपभाषाएं आपने ऊपर पढ़ी हैं, इनकी बोलियों को अगर जो आप जोड़ दोगे तो आपकी हिंदी की कुल मिलाकर के बोलियां आ जाएंगी। देखो पहली हमने सबसे पहले सुनी थी कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हमने आपको बोलियों की संख्या कितनी बताई है? 5। ठीक, दूसरी हमने बोली थी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हमने आपको बोलियों की संख्या कितनी बताई है? 2। पहाड़ी हिंदी में बताई थी ना, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके बाद राजस्थानी में बोलियों की संख्या कितनी बताई थी? 4। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और कौन सी? जयपुरी। इसके बाद में हमने बिहारी हिंदी में आपको बोलियों की संख्या कितनी बताई थी? 3। भोजपुरी, मगही और कौन सी? मैथिली। इसके बाद में हमने आपको लास्ट में बताया था पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की हमने आपको बोलियां बताई थी कितनी? 3। अवधी, बघेली और कितनी? छत्तीसगढ़ी। तो आप जब आप इसको गिनोगे 5 2 7 4 11 3 14 3 17, यहाँ पर टोटल आ रहा है 17। अब जो इसका आंसर आता है वो अक्सर करके क्या आता है? 18। बोलियों की संख्या कितनी बताई जाती है? 18। ये जो 18 संख्या बताई जा रही है, इसके पीछे 2 कारण हैं। अब आपको यहाँ पर वो डाउट क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि अगर जो हम इसको जोड़ेंगे तो ये 17 आता है, यहाँ पर 18 हमारा आंसर लगभग सभी बुक में मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो 18 आंसर आता है, ये जो पश्चिमी हिंदी में हमने आपको 5 बोलियाँ बताई हैं, आधुनिक युग में इसको मान लिया गया है 6। इसमें एक नया नाम जोड़ दिया जाता है, क्या? दक्षिणी हिंदी का। ठीक है, जो हमने आपको ट्रिक बताई, कानों में बूंदे पहन के खड़ी थी ब्रज में हरियाली, तो वहाँ पर 5 भाषाएं बोली हैं। इसी में से आजकल एक नया नाम जोड़ा जाने लगा है, कौन सा? दक्षिणी हिंदी का। तो अगर जो आप इस वाले 5 को 6 कर दोगे तब देखो 6 2 8 4 12 3 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होता है वो कितना बन जाता है? 18। पहले ये 17 हुआ करता था, लेकिन आजकल आधुनिक हिंदी में दक्षिणी हिंदी को भी पश्चिमी हिंदी में ही जोड़ लिया गया है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाता है? 18। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका, इतना डाटा इसमें आपको समझना है। इसके अलावा अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हिंदी शब्द का जो जन्म है उसको लेकर के रहता है कि हिंदी शब्द का जन्म कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो इसके लिए भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके लिए थोड़ा सा डाटा हम आपको बताएंगे, उसको आपको समझना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे है।
इसमें देखिएगा डाटा कि वैदिक, संस्कृत और पाली प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्धि नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब संस्कृत भी शुरुआत में थी तब वहाँ पर भी ये हिंदी शब्द नहीं था। अभी हिंदी शब्द आया कैसे? भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भाग हिंद कहा जाने लगा। ठीक है, होता क्या था कि जो ये खाड़ी के लोग होते थे ना, फ़ारसी लोग, ये जो है सा का प्रोनाउंसिएशन हाँ करते थे। जब सा इनको बोलना होता था तो इनके मुख से हाँ निकलता था, तो वो सिंधु ना बोल करके उसको क्या बोला करते थे? हिंदू। सिंधु नदी को ही क्या बोला करते थे? हिंदू नदी। ठीक है, हिंद क्षेत्र, सिंध क्षेत्र नहीं, क्या बोलते थे? हिंद क्षेत्र। तो ये जो सा की जगह हा का प्रोनाउंसिएशन हुआ तो अब वहाँ पर हिंदू नदी का आ जाने लगा, और हिंदू नदी के अगल बगल का क्षेत्र क्या बोला जाने लगा? हिंदू। हिंदुस्तान उसी से शब्द बना हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा पहले होनी क्या चाहिए थी? सिंधु, लेकिन वहाँ पर बोले जाने वाली भाषा पहले शब्द क्या आया? हिंदू, और उस हिंदू से क्या बन गया? हिंदी शब्द बन गया। वही बातें सब इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी, अमीर खुसरो भाषा को भाषा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? हिंदवी शब्द का प्रयोग करने लगे। ठीक है, खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हिंदी शब्द है, इसको केवल हिंदी नहीं समझा जाता था, जिसको आप आज की डेट में लैंग्वेज समझ रहे हो। ये अपने आप में भाषा के लिए जो एक शब्द था, वो शब्द कौन सा था? हिंदी था। ठीक, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खलिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया गया है या फिर आया है। ठीक, अभी जो सिंधु नदी वाला रीजन है वो हमने इस मैप में आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, ये ब्लू लाइन ये वास्तव में क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है, ये आप देखोगे कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहता हुआ आपको यहाँ पर ये जो इसका क्षेत्र है सिंधु नदी का, ये आपको पश्चिमोत्तर भाग में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जितना ब्लू वाला है ना, ये पूरा क्या है? सिंधु नदी का क्षेत्र है। तो इसके उस तरफ ही क्या था? ईरान था, इलाक था, वही फारस खाड़ी वाला क्षेत्र था, रीजन था। उधर से ही जो लोग आते थे वो सा ना बोल करके सा का प्रोनाउंसिएशन क्या करते थे? हाँ करते थे। तो वही चीज़ हमने आपको इस मैप में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर जो आपने ध्यान से सुना होगा तो सब कुछ निश्चित तौर पर समझ में आएगा। एक दो बार सुनेंगे बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर जो चैप्टर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।